नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेणु धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 26 भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ाऊंगी। आप सबको पता है कि 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उस समय विश्व परिदृश्य की दशा और कुछ ही कह रही थी। वो ये था कि उस समय विश्व दो गुटों में बटा हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त ही हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देखकर विश्व राष्ट्रों ने शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ जैसी संस्था की स्थापना की, लेकिन यूएनओ की स्थापना के बाद भी विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट का नेतृत्व कर रहा था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहा था वो था सोवियत संघ। एक तरफ यूएसए था और एक तरफ सोवियत संघ था। यूएसए जो कि पूंजीवाद का समर्थक था, सोवियत संघ जो कि साम्यवाद का समर्थक था। ये सभी जो गुट थे, दोनों गुट थे, ये विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि ये अपने गुट में जितने ज्यादा देशों को शामिल करेंगे उनकी मजबूती उतनी ही ज्यादा रहेगी। और ये दोनों गुट आमने सामने नहीं लड़के केवल विचारधाराओं के आधार पर लड़ रहे थे और उसी का नाम दिया गया बच्चों शीत युद्ध। शीत युद्ध दो गुटों के बीच में विचारधाराओं का क्या था? युद्ध था, जो आमने सामने लड़ा नहीं गया, लेकिन शक्ति संतुलन के कारण कभी भी इन दोनों गुटों के बीच में आमने सामने युद्ध नहीं हुआ। और इसी माहौल में भारत आजाद हुआ। भारत आजाद होने के साथ ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने समस्या पैदा हो गई कि वो इन दोनों गुटों में से किस गुट में शामिल हो। तो भारत ने उसी समय अपनी विदेश नीति के कुछ उद्देश्यों को तय किया और भारत की विदेश नीति का एक ढांचा तैयार करने का प्रयास किया। तो देखिए बच्चों, विदेश नीति की अगर हम बात करें तो हर देश की विदेश नीति होती है जो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है, कुछ विशेष हितों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर के बनाई जाती है, उसे ही हम विदेश नीति कहते हैं। विदेश नीति समय, काल, परिस्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों के कारण बदलती रहती है। तो किसी भी देश की विदेश नीति एक ही हो ऐसा नहीं है, क्योंकि देश, काल और परिस्थितियों के आधार पर विदेश नीति भी परिवर्तित होती रहती है। अगर हम भारत की विदेश नीति की बात करें बच्चों, तो भारत की विदेश नीति का उल्लेख भारतीय संविधान में भी हमने किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत कैसा होगा? भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने का प्रयास करता रहेगा। खुद स्वयं जो है युद्ध चल कर के नहीं करेगा, आगे बढ़कर के युद्ध नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, भारत की विदेश नीति का उल्लेख भारतीय संविधान में भी किया गया है और भारत की विदेश नीति को एक ढांचे में डालने का प्रयास सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। अब उसके बाद में देखिए कुछ सिद्धांत, हित और वे सभी उद्देश्य जिन्हें दूसरे राष्ट्र से संपर्क के समय हम बढ़ावा देते हैं, उसे ही हम विदेश नीति कहते हैं। हम किसी दूसरे देश के साथ संपर्क करते हैं, उस समय जिस चीज को वरीयता देते हैं उसे ही विदेश नीति कहा जाता है। उसके बाद आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की विदेश नीति के प्रणेता माने जाते हैं। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति के प्रणेता कौन थे? तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आता है कि भारत की विदेश नीति के मूल उद्देश्य क्या है? भारत ने हमेशा विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा है। आप सब जानते हैं, भारत ने चाहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के संबंध 1947 से ही कटु होते चले गए और अमेरिका ने जब पाकिस्तान का साथ देना प्रारंभ कर दिया, तो हमने इन्हीं राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ के साथ हमने समझौता
करना पड़ा, 20 वर्षीय हमें समझौता करना पड़ा, क्योंकि भारत की विदेश नीति का मेन उद्देश्य है, मूल उद्देश्य माना जाता है राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना। और इसी राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने पहला परमाणु परीक्षण किया, ताकि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र बन सके। क्योंकि अगर हमें राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है, अपने पड़ोसी विरोधी जो राष्ट्र है उनसे लड़ना है, तो हमें परमाणु परीक्षण करना पड़ेगा। और यही कारण है कि हमने परमाणु परीक्षण किए, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आता है विश्व शांति की प्राप्ति, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है निशस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों पर रोक, उनमें कमी करने का प्रयास करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। और भारत ने हमेशा से निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में प्रयास किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निशस्त्रीकरण कार्यक्रम था, उसमें ज्यादा से ज्यादा भारत ने भागीदारी दी है और कहा है कि कोई भी राष्ट्र, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, निशस्त्रीकरण या परमाणु हथियारों में कटौती करने की जिम्मेदारी सभी राष्ट्रों की होनी चाहिए, तभी विश्व में आप शांति बनाए रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं अफ्रीकी एशियाई देशों की स्वतंत्रता। भारत स्वयं 1947 में आजाद हुआ। उस समय तक कई अफ्रीकन और एशियन राष्ट्र ऐसे थे जो स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो उनको स्वतंत्रता दिलाने में भारत की भूमिका हमेशा से रही है कि छोटे छोटे जो एशियन और अफ्रीकन राष्ट्र हैं उनको स्वतंत्र कराया जाए। और इसी के तहत नामीबिया को स्वतंत्र कराने का प्रयास भारत ने किया। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे और कालों के बीच में जो भेदभाव की नीति थी, उसका विरोध करने का प्रयास भी भारत ने किया। तो ध्यान रखना, भारत की विदेश नीति के जो मूल उद्देश्य हैं, पहला है राष्ट्रीय हितों का ध्यान, दूसरा है विश्व शांति की प्राप्ति, तीसरा निशस्त्रीकरण और चौथा है अफ्रीकी एशियाई देशों की स्वतंत्रता और इनका विकास करना। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति के कुछ सिद्धांत जिनका पालन भारत ने किया है। देखो बच्चों, सबसे पहला आता है पंचशील का सिद्धांत। आप सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू शांति के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि विश्व में शांति बनी रहे, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब उस विश्व वो क्या हो, बाह्य और आंतरिक रूप से जहां पर शांति हो, वो देश ही अच्छे से विकास कर सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ मिलकर के समझौता किया 1954 में और विश्व के सामने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था पंचशील का सिद्धांत। पंचशील के सिद्धांत ने भारत और चाइना के समझौते को भारत चीनी भाई भाई के नारे के साथ विश्व परिदृश्य के सामने उतारा। और पता चलता है उससे कि भारत और चीन दोनों ने एक दूसरे के विकास को अपनाया है और विश्व परिदृश्य में शांति बनाने का प्रयास ये दोनों देश करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई ने पंचशील का सिद्धांत दिया था। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचशील का सिद्धांत क्या है और पंचशील के सिद्धांत में किन 5 बातों को स्वीकार किया गया है। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, नेहरू विश्व शांति के पक्षधर थे। परमाणु हथियारों के उत्पादन के कारण उनका मानना था कि समस्त विश्व के देश शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों को बनाने में लगे हुए थे। और नेहरू जी का मानना था कि इससे शांति का जो प्रयास हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है। परमाणु हथियारों के लगातार प्रयोग से विश्व किसमें जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है। तो विनाश से बचाने के लिए पूरे विश्व को नेहरू जी ने क्या किया, पंचशील के सिद्धांत की पुष्टि की है। नेहरू का शांति के दर्शन पर विश्वास में वृद्धि हुई। क्यों हुई? क्योंकि परमाणु हथियारों के उत्पादन में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। 28 अप्रैल 1954 को चीन के साथ इन्होंने क्या किया, समझौता किया और समझौते के तहत दोनों देशों ने पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा कर दी। और पंचशील के सिद्धांतों में 5 बातें समाहित है बच्चों, जिसमें सबसे पहला है संप्रभुता।
प्रत्येक देश अपनी संप्रभुता को बनाए रखने का प्रयास करेगा और हर देश दूसरे देश की संप्रभुता का भी ख्याल रखेगा। अनाक्रमण, कोई भी देश एक दूसरे पर बिना किसी कारण के आक्रमण नहीं करेगा। हस्तक्षेप, कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। समानता, हर देश एक दूसरे को समानता की दृष्टि से देखेगा। कोई भी देश किसी छोटे राष्ट्र के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, हर देश एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर काम करेगा और हर देश एक दूसरे के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए समझौते करेंगे। तो ये 5 जो सिद्धांत है, उनके आधार पर पंचशील के सिद्धांतों का महत्व न केवल भारत और चीन में बल्कि पूरे वैश्विक मंच पर पंचशील के सिद्धांतों की सराहना की गई। तो पंचशील का सिद्धांत 1954 में भारत और चीन के बीच समझौते के तहत दिया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा बच्चों आता है गुट निरपेक्षता। मैंने आपको बताया कि जब भारत आजाद हुआ उस समय पूरे विश्व में शीत युद्ध का दौर चल रहा था और इस शीत युद्ध के कारण यूएसए और एक तरफ था आपका सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, यूके बोल सकते हैं, सोवियत संघ चाह रहा था कि भारत किसमें शामिल हो जाए, उनके गुट में शामिल हो जाए। उधर अमेरिका कह रहा था कि भारत किसमें शामिल हो जाए, उनके गुट में शामिल हो जाए। और इन दोनों ने शीत युद्ध के दौरान अनेक सैन्य गुटों का क्या कर लिया था, निर्माण कर लिया था। अब भारत के सामने समस्या ये थी कि इन दोनों में से किस गुट में शामिल हो। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करते हुए गुट निरपेक्षता को अपनाया और इसे एक संगठन का रूप दिया और कहा कि वो ना तो साम्यवादी गुट में शामिल होंगे और ना ही वो पूंजीवादी गुट में शामिल होंगे। वो तटस्थ नहीं रहेंगे, उदासीन नहीं रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर हर राष्ट्र, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। तो देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए सैन्य गुटों में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना ही क्या कहलाता है, गुट निरपेक्षता कहलाता है। गुट निरपेक्षता की नीति ना तो तटस्थता की नीति है, ना उदासीन नीति है, ना पृथक्करण की नीति है कि विश्व राजनीति से अलग रहने की नीति नहीं है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर स्वतंत्र राय रखने की नीति है गुट निरपेक्षता। अब बात आती है कि गुट निरपेक्षता को ज्यादातर उन्हीं नवोदित एशियन और अफ्रीकन राष्ट्रों ने अपनाया जिसे तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इन विकासशील राष्ट्रों ने गुट निरपेक्षता को समर्थन प्रदान किया और समर्थन के तहत ही 1947 में एफ्रो एशियाई जो सम्मेलन हुआ उसमें पहली बार पहल की गई कि हम एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेंगे। हम ना तो अमेरिका के गुट में शामिल होंगे और ना ही सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे। और इसी के तहत बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ 1955 में और यहीं पर नाम की नींव रखी गई, नॉन अलाइंग मूवमेंट, गुट निरपेक्षता की क्या रखी गई बच्चों, नींव रखी गई बांडुंग सम्मेलन 1955 में, जिसमें एशिया और अफ्रीका के 29 देशों ने अपनी भागीदारी दी। और इस सम्मेलन में विश्व में शांति कैसे स्थापित किया जाए, उपनिवेशवाद को कैसे समाप्त किया जाए, एशिया और दक्षिण सहयोग को बढ़ावा कैसे दिया जाए, सामाजिक सहयोग कैसे मिले, सांस्कृतिक सहयोग कैसे स्थापित किया जाए, आर्थिक सहयोग कैसे स्थापित किया जाए और राजनीतिक सहयोग कैसे स्थापित किया जाए, इसकी शपथ इन 29 राष्ट्रों ने ली और इसी के साथ नाम की स्थापना हुई। उसके बाद 1961 में बेलग्रेड में प्रथम सम्मेलन हुआ गुट निरपेक्षता का और इस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में किसकी नींव रखी गई थी, नींव तो 1955 के बांडुंग सम्मेलन में ही रख दी गई थी। 1955 के जो बांडुंग सम्मेलन हुआ उसमें 3 इसके संस्थापक सदस्य थे, भारत की तरफ से नेहरू, मिस्र में नासिर और युगोस्लोवाकिया से टीटो।
ये तीनों नाम के संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा दो और अन्य सदस्य थे, एक एनाक्रोमा और एक था सुकर्णो। एनाक्रोमा घाना से थे और सुकर्णो साहब इंडोनेशिया से थे, इंडोनेशिया से। इन 5 को नाम का संस्थापक माना जाता है बच्चों। तो आपने ये तो देख ही लिया कि भारत गुट निरपेक्षता का संस्थापक था और इसका प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया। बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया में ही पड़ता है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं और 1 लीनियर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है गुट निरपेक्षता की विशेषताएं। गुट निरपेक्ष क्या है? नव स्वतंत्र राष्ट्रों का समूह है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विवेक के अनुसार निर्णय लेने का क्या है? निश्चय है। ये किसी भी गुट में शामिल न होकर अपने विवेक के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने में सक्षम है, वो गुट निरपेक्ष का मेंबर माना जाता है। इसके अलावा गुट निरपेक्षता साम्राज्यवाद का विरोध करती है। सभी सदस्य राष्ट्रों को उनके आकार व महत्व के आधार के बिना, उनके आकार और महत्व के आधार के बिना विश्व राजनीति में निर्णय लेने का अवसर। ये नहीं है कि कोई राष्ट्र बड़ा है या आर्थिक रूप से सक्षम है तो उसके आधार पर ही उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। गुट निरपेक्ष एक ऐसा मंच है जो हर राष्ट्र, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, विकासशील हो चाहे विकसित हो, सबको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी करने का या अपने विचार रखने का एक मंच प्रदान करता है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता एक ऐसा मंच है जो कि एक ध्रुवीय विश्व राजनीति के इस दौर में क्या करता है? विश्व राजनीति के तौर पर कुछ राष्ट्रों की तानाशाही पर अंकुश लगाने का काम करता है, क्योंकि यूएनओ के बाद में सबसे बड़ा रंगमंच है गुट निरपेक्षता का। और इसी गुट निरपेक्षता की अगर हम बात करें तो 1983 में 7वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी भारत में नई दिल्ली में हुई थी और इस समय हमारे भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के काल में सबसे पहले भारत ने इस गुट निरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी की थी 1983 में और इसी सम्मेलन में इंदिरा गांधी ने शांति का प्रस्ताव दिया था कि निशस्त्रीकरण की दिशा में भारत को प्रयास किए करने चाहिए। अब बात करते हैं गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता। आप सब जानते हैं कि 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध समाप्त क्यों हुआ? क्योंकि सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। सोवियत संघ का विघटन हो गया था और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही सदस्य राष्ट्र ये कहने लगे कि गुट निरपेक्षता जैसे संगठन को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब दोनों गुट है ही नहीं, सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इस गुट को समाप्त कर देना चाहिए। और इस गुट के जो सदस्य थे वो ही सदस्य इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अगर हम समकालीन परिस्थितियों को देखें तो गुट निरपेक्षता की जो प्रासंगिकता है वो पहले की तुलना में बढ़ गई है, क्योंकि विश्व राजनीति में कुछ ऐसे मुद्दे या समस्याएं आ गई है कि गुट निरपेक्ष जो कि विकासशील राष्ट्रों का तीसरी दुनिया का एक मंच है, उस मंच के आधार पर एक छोटा राष्ट्र भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी राय और मत रख सकता है और इस एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकन वर्चस्व पर अंकुश लगाने का कार्य भी करता है गुट निरपेक्ष, जिसका 19वां सम्मेलन युगांडा में हुआ 2024 में, जनवरी 2024 में युगांडा में इसका सम्मेलन होता है। अब बात आती है प्रासंगिकता की। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। शीत युद्ध और सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, लेकिन हम कुछ आधारों पर कह सकते हैं क्या कि आज भी गुट निरपेक्ष प्रासंगिक है। कैसे? अमेरिकन वर्चस्व से विश्व को आज लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं, यूएनओ जैसी संस्थाएं अमेरिकन वर्चस्व के आगे काम कर रही है या अमेरिकन वर्चस्व के नीचे काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो भी कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है और अमेरिकन बजट सबसे ज्यादा यूएनओ में कौन देता है?
अमेरिका का जाता है। तो अमेरिका का वर्चस्व यूएनओ में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक ध्रुवीय विश्व में इसकी तानाशाही को रोकने के लिए सबसे बड़ा रंगमंच है गुटनिरपेक्ष। तीसरे विश्व के देशों को मंच देता है क्योंकि इसके लगभग 120 से ज्यादा देश आज गुटनिरपेक्षता के क्या माने गए हैं, सदस्य हैं। इसके बाद अमेरिकन प्रभुत्व पर अंकुश लगाता है और तीसरे विश्व का विकास हेतु नवीन अर्थव्यवस्था, नए देशों की अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भी ये गुटनिरपेक्षता देती है। और विकसित राष्ट्रों की जो व्यापार की जो नीति है, उस व्यापार नीति पर भी चर्चा इन विकासशील राष्ट्रों के इस रंगमंच पर होती है और उसमें तय किया जाता है कि विकसित राष्ट्र किस प्रकार उनकी व्यापारिक नीतियों को, उनकी आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, उस वैश्वीकरण के दौर से इन नवोदित राष्ट्रों को कई नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं, यहाँ के किसानों को भी नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। तो इन सभी नीतियों पर विचार किया जाए कि इन विकासशील राष्ट्र किस प्रकार ऐसी नीतियां लेकर के आए जिसके कारण वो विकसित राष्ट्रों की जो नीतियां हैं उस पर अंकुश लगा सके। उसके बाद आता है दक्षिण दक्षिण सहयोग का सशक्त शासन जो है वो गुटनिरपेक्षता को माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरी। पहली हमने सिद्धांत पढ़ा पंचशील का, दूसरा सिद्धांत आपने देखा गुटनिरपेक्षता का, तीसरा सिद्धांत है साम्राज्यवाद। कौन सा है? साम्राज्यवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है भारत। हमेशा से खुद ब्रिटिश शासन का उपनिवेश रहा है, तो भारत को पता है कि वहां किस प्रकार भारत स्वतंत्र हुआ था। तो जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, उसकी विदेश नीति का अंग बन गया कि साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद को हर देश से क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। 1947 में डच उपनिवेशवाद के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का विरोध किया। साम्यवादी चीन का समर्थन भी किसने किया? भारत ने किया। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का सशक्तिकरण। ये भारत हमेशा से चाह रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य शक्ति के अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा शांति अभियानों में सेना किसने भेजी है? भारत ने ही भेजी है। क्योंकि यूएनओ, भारत का मानना है कि यूएनओ है बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ, वार्ताओं प्रत्याशाओं द्वारा विश्व राष्ट्र में मतभेद को कम करेगा, ऐसा विश्वास है भारत का यूएनओ के प्रति। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर जो सबसे बड़ा मंच है वो है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, जो विश्व राष्ट्रों में शांति बनाए रखने का काम करता है, एक दूसरे के मध्य सहयोग बढ़ाने का कार्य करता है। तृतीय विश्व के देशों के विकास में यूएनओ की भूमिका, निशस्त्रीकरण का विकास और उपनिवेशवाद को समाप्त करने का प्रयास यूएनओ करेगा, ऐसा विश्वास भारत का है। और भारत हमेशा से यूएनओ का साथ देता है। अब बात करते हैं शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति के मुद्दे। शीत युद्ध तक आपने देखा कि 3 सिद्धांतों को अपनाया भारत ने विदेश नीति में। पहला पंचशील का सिद्धांत, दूसरा गुटनिरपेक्षता और तीसरा था आपका कौन सा? उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध। अब बात करते हैं शीत युद्ध के बाद समकालीन परिस्थितियां बदल गई। पूरा विश्व एक ध्रुवीय गुट में बदल गया। पूरे विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था छा गई थी। अब इन परिस्थितियों में अनेक ऐसी समस्याएं भारत के सामने आई जिसको लेकर के भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया। देखो बच्चों, सोवियत संघ के विघटन से अनिश्चितताएं उत्पन्न हुई। दक्षिणी एशिया में अमेरिका का विरोध पक्ष। मैंने कहा कि जैसे ही भारत आजाद हुआ, कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जितनी ज्यादा युद्ध है, उन सभी युद्धों में अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और हमने फिर मदद ली रसिया से। क्यों ली? क्योंकि अमेरिका हमेशा से पक्षधर किसका रहा? पाकिस्तान का। फिर आता है नए क्षेत्रीय आर्थिक गुटों का निर्माण हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, सार्क की स्थापना हुई, आसियान संगठन की स्थापना हुई, कई ऐसे संगठनों की स्थापना हुई जिससे भी भारतीय राजनीति में विदेश नीति में परिवर्तन होना लाजमी था। भारत आसियान का भी सदस्य बना, इसके अलावा सार्क का सदस्य बना, G77 का सदस्य बना, कई ऐसे क्षेत्रीय आर्थिक गुटों का सदस्य बना। उसके बाद है आतंकवाद। आप सब जानते हैं
आतंकवाद का जो मुद्दा है वो न केवल किसी देश का बल्कि पूरे विश्व का मुद्दा है। और जब भारत की संसद पर हमला हुआ उसके बाद में आतंकवाद को लेकर भारत बहुत ज्यादा सजग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का हमेशा से विरोध कर रहा है। उसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग। सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के वैश्विक जो सम्मेलन हो रहे हैं उसमें भारत अपनी भागीदारी देता है और ग्लोबल वार्मिंग क्यों उत्पन्न हो रहा है उसमें विकसित देशों की जवाबदेही को विश्व परिदृश्य पर प्रस्तुत करता है और कहता है कि जो जितना ज्यादा जिम्मेदार है उसी के हिसाब से उस देश पर नियंत्रण लगाए जाने चाहिए। युद्ध शस्त्रों की संख्या में बढ़ोतरी। आज पूरे विश्व में हर देश क्या बना रहा है? परमाणु हथियार बना रहा है और भारत ने भी 2 परमाणु परीक्षण किए और इन परमाणु परीक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, क्योंकि पड़ोसी राष्ट्रों और दूसरे राष्ट्रों से अगर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है तो भारत को भी परमाणु परीक्षण करने पड़ रहे हैं। भारत ने हमेशा से कहा है कि निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास होने चाहिए, लेकिन उसे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भी परमाणु संपन्न बनना पड़ता है। उसके बाद आता है कश्मीर विवाद। आप सब जानते हैं कश्मीर को लेकर के हमेशा से भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या रहा है? द्वेष और संघर्ष की भावना रही है और हर बार पाकिस्तान का साथ देता है अमेरिका। और विश्व परिदृश्य में पाकिस्तान दावा करता है कि भारत ने मानवाधिकार, आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन किया है, लेकिन भारत इसमें सुधार करने का प्रयास लगातार कर रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच के जो विवाद है उसको कम करने का प्रयास कर रहा है। पुराने मित्रों को कायम रखने का प्रयास कर रहा है, नए मित्रों को तलाश रहा है। नए मित्रों की इसी तलाश के कारण नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकार में सबसे ज्यादा विदेशी यात्राएं की थी और जितने भी छोटे छोटे राष्ट्र हैं उन सबके को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था ताकि नए मित्रों को भारत का मित्र बनाया जा सके। अमेरिका के साथ भी भारत आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और समकालीन परिप्रेक्ष्य में भारत और अमेरिका के बीच का जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, सहयोग बढ़ता जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इन्हीं संस्थापक सदस्यों में से भारत भी एक था। भारत ने हमेशा से संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी क्या दिखाई है? अपना विश्वास जताया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी शांति अभियान हुए हैं उन सब में अपनी भागीदारी दी है। नागरिकों की सुरक्षा, शांति और विकास को बढ़ावा देने में योगदान किसका है? यूएनओ का। यूएनओ ने निशस्त्रीकरण के द्वारा शांति की दिशा में भी प्रयास किए हैं। उसके बाद भारत का भी निशस्त्रीकरण में योगदान रहा है। खतरनाक हथियारों पर अंकुश लगाना और उसमें कमी करना, ये भारत हमेशा से चाहता है कि विश्व परिदृश्य में जो भी खतरनाक हथियार है उन पर अंकुश लगाए जाने की नीति आनी चाहिए। भारत ने परमाणुओं के विनाश और निशस्त्रीकरण को विश्व परिदृश्य में प्राथमिकता दी है। इसके बाद 1948 में परमाणु ऊर्जा को शांति कार्यों में प्रयोग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसने 1950 में कि भारत कभी भी परमाणु हथियारों का उपयोग दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं करेगा, केवल उनका प्रयोग शांति कार्यों में करेगा। ये प्रस्ताव दिया। संयुक्त राष्ट्र शांति कोष प्रस्ताव 1954 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध की वकालत की। 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध समझौते का पहला सदस्य कौन था? भारत। भारत ये कहता था कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध छोटा हो या बड़ा, सभी राष्ट्रों पर समान नीति होनी चाहिए। जब इसमें भेदभावपूर्ण नीति विकसित राष्ट्रों ने लागू करनी चाहिए तो भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। 1964 में संयुक्त राष्ट्र एजेंडा के आधार पर हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध की इसने पहल की। 1984 में 6 राष्ट्र 5 महाद्वीप उपक्रम प्रारंभ किया। 1988 में राजीव गांधी ने परमाणु हथियारों से मुक्त पूरे विश्व को करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की ताकि निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास
हो सके। उसके बाद जैविक हथियार सम्मेलन 1993 में हस्ताक्षर करने वाला मूल सदस्य था भारत। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि यूएनओ का जो महत्वपूर्ण नीति थी निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास, इस निशस्त्रीकरण के लिए भारत ने भी अपना अहम योगदान दिया। अब बात करते हैं यूएनओ के शांति अभियानों में भारत का योगदान। देखो बच्चों, भारत ने बहुराष्ट्रीय सैनिकों, पुलिस की सहायता से देशों के मध्य संघर्ष को रोकना, कम करना व समाप्त करने के लिए शांति अभियान भेजे गए यूएनओ की तरफ से। यूएनओ के अभी वर्तमान में 14 शांति अभियान हैं। 4 महाद्वीपों में शांति निर्माण के लिए 35 गतिविधियों में भारत ने भाग लिया। इसके अलावा यूएनओ को सबसे अधिक सैन्य शक्ति में योगदान देने वाला देश कौन है? भारत है। 1956 में इजराइल द्वारा जब मिस्र पर आक्रमण किया गया, तब भी भारत की तरफ से क्या भेजी गई? सैन्य सेनाएं भेजी गई थी। इसके अलावा 1950 में कोरिया संकट के समय में भी भारत ने काफी सहयोग प्रदान किया था और यूएनओ के कई सैन्य अभियानों में और समकालीन सोमालिया, युगांडा, कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर भारत ने अपनी शांति सेनाएं भेजी थी। तो आज हमने भारत की विदेश नीति के अंतर्गत इसके मूल उद्देश्यों, इनके सिद्धांतों और भारत का यूएनओ की नीतियों में या यूएनओ की नीतियों में विश्वास और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में भारत का प्रयास और शांति अभियानों में भारत की भूमिका के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।